और गाजा के वॉर फ्रंट से अभी अभी की बड़ी खबर, वेस्ट बैंक के कलकिया में से बड़ी खबर आ रही है। टेरर ग्रुप इस्लामिक जिहाद के 2 लड़ाके ढेर हुए। आईडीएफ सैनिकों ने 2 जिहादी लड़ाके मार गिराए। वेस्ट बैंक में जारी है आईडीएफ का ऑपरेशन। इजरायली फोर्स चुन चुन कर इस्लामिक जिहादियों का सफाया कर रही है। ये तस्वीरें उसी ऑपरेशन की। और अब खबर लाल सागर में हूती के विध्वंसक प्लान से जुड़ी हुई। लाल सागर में हमले तेज करेगा हूती। यमन से हूती विद्रोही बढ़ाएंगे हमले। इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज टारगेट पर होंगे। हूती विद्रोहियों की फिदाइन बोट फिलहाल तैयार रखी गई है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि हूती की नई स्पीड बोट समुद्र में कितनी मारक है और इजरायल और पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए कितनी खतरनाक है। जी हां, हूती विद्रोहियों की फिदाइन स्पीड बोट का नाम है तूफान 1 और तूफान 1 स्पीड बोट मतलब एक तरह की बोट बम है। और हूती की इस फिदाइन बोट में 150 किलो विस्फोटक लोडेड है। समुद्र में इस फिदाइन बोट से रफ्तार से जहाजों पर हमला संभव है। जहाजों पर फिदाइन अटैक करते वक्त इस बोट में सीक्रेट स्ट्राइक की क्षमता होती है। पिछले दिनों हूती की इस स्पीड बोट ने ग्रीक जहाज पर पहला हमला किया था। फिदाइन बोट समुद्र में जहाज से टकराती है और फिर इसमें भीषण विस्फोट होता है। और देखिए, गाजा युद्ध से अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की बैटलफील्ड में। यूक्रेन युद्ध पर अब अमेरिका और रूस पर सीधा टकराव संभव है। अमेरिका ने यूक्रेन को अब रूस के अंदर घुसकर मारने और हमले करने की खुली छूट देने का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका अब यूक्रेन को और भी मारक और घातक हथियार देने वाला है। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम भी अब यूक्रेन की सुरक्षा दीवार को और मजबूत करेंगे। दूसरी तरफ पुतिन का एटमी प्लान भी इस बीच तैयार हो गया है। नाटो और अमेरिका से सीधी जंग के लिए पुतिन ने अब ड्रोन और घातक मिसाइलों का उत्पादन तेज करने का आदेश भी जारी कर दिया है। और उत्तर कोरिया और वियतनाम से लौटने के बाद पुतिन का बड़ा ऐलान। जी हां, अभी अभी की बहुत बड़ी खबर, क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, मिसाइल और ड्रोन उत्पादन बढ़ाएगा रूस। लंबी जंग के लिए रूस की तैयारी, ड्रोन और मिसाइल से बड़ी खेप होगी तैयार। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो से सीधी जंग का खतरा बढ़ा तो रूस की तरफ से लंबी जंग की तैयारी की जा रही है और यह संकेत साफ है कि नाटो से टकराव बढ़ेगा आने वाले समय में। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जंगी मिशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पुतिन ने न्यूक्लियर ट्रायड बनाने का ऐलान कर दिया है। स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के तौर पर न्यूक्लियर ट्रायड का विकास किया जाएगा। दुनिया में शक्ति संतुलन बनाने के लिए एटमी ट्रायड का विकास करने का फैसला किया गया है। हायर मिलिट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पुतिन ने यह बड़ा ऐलान किया है। और पुतिन की एटमी तैयारियों के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान। जी हां, रूस के खिलाफ अमेरिका का जंगी प्लान। यूक्रेन को और डिफेंस सिस्टम देगा यूएस, पैट्रियट और नासैम्स सिस्टम देगा यूएस। रूसी हमलों को नाकाम करने का वॉर प्लान। जॉन किर्बी ने कहा यूक्रेन को और मजबूत करेंगे। और यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका और रूस का टकराव अब विश्व युद्ध के खतरनाक संकेत देने लगा है। यूक्रेन को रूस के अंदर घुसकर हमला करने की छूट है। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन का यह बहुत बड़ा बयान। यूक्रेन अब रूस के अंदर कहीं भी हमला कर सकता है। मॉस्को के एयर स्पेस में भी रूसी विमानों को टारगेट कर सकता है यूक्रेन। और किम जोंग और पुतिन की बढ़ती सैन्य साझेदारी के बीच कोरियाई प्रायद्वीप से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल, दोनों देशों के एयरफोर्स के डमी हमले, लड़ाकू विमानों से चलाया गया डमी ऑपरेशन। दोनों देशों की जॉइंट ड्रिल से रूस और उत्तर कोरिया को कड़ा संदेश।
अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वॉर ड्रिल के जवाब में रूस ने अब शक्ति प्रदर्शन किया है। रूस की पैसिफिक फ्लीट का एक्शन समुद्र से लेकर स्पेस तक सामरिक ड्रिल किया है। रूसी फ्लीट के डमी ठिकानों पर हमले किए गए हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया को संदेश देने के लिए रूसी फ्लीट ने अपनी सैन्य ताकत और अपनी क्षमता को दिखाया है। और पेपर लीक पर अब तक की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू। कल रात सरकार ने अधिसूचना जारी की। पेपर लीक करने पर 10 साल तक की सजा होगी इसमें और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान भी है। 9 फरवरी 2024 को लोकसभा से पास हुआ था बिल। तो ये बिल पास हो चुका है और इसमें कड़े प्रावधान है। पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी होगा उसको कड़ी सजा मिलेगी, जिसमें 10 साल की कैद तक की सजा है, 1 करोड़ के जुर्माने तक की सजा है। पहले ही ये बिल पास हो चुका था लेकिन अब इसे लागू कर दिया गया। देश में एंटी पेपर लीक कानून को लागू कर दिया गया है। और अब आपको समझाते हैं कि आखिरकार इस कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसका परीक्षाओं पर क्या बड़ा असर पड़ेगा। बिग वॉल के जरिए जल्दी से आपको बता दें। देखिए, एंटी पेपर लीक कानून की बड़ी बातें क्या है। पेपर लीक पर नकेल के लिए यह बड़ा कदम उठाया गया है। कानून का नाम लोक परीक्षा कानून 2024 रखा गया है। बिल्कुल, इस कानून के तहत देखिए, कानून सभी पब्लिक परीक्षाओं पर लागू होगा और कानून के दायरे में सभी यूपीएससी, एसएससी की परीक्षाएं आएंगी, यानी कि ये सारी परीक्षाएं शामिल होंगी। जी बिल्कुल, और बैंकिंग, जेई, नीट, सीयूईटी परीक्षा भी इसके दायरे में आएगी। केंद्र के मंत्रालयों की भर्ती पर परीक्षाएं भी जो होंगी वो भी इसके दायरे में आएंगी। बिल्कुल, इसका दायरा बड़ा है और ऐसे में कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है, कोई व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है, जिसमें 10 साल की जेल और साथ ही 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान भी है। जी आगे बढ़ते हैं। नीट और यूजीसी नेट परीक्षाओं के विवादों के बीच देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू हो गया है। वहीं पेपर लीक मामले में जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस, एनएसयूआई की तरफ से जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी पेपर लीक मामले पर अपना विरोध जताया है। दोषियों के खिलाफ सजा की मांग की गई है। और अब खबर भारत और बांग्लादेश के सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक रिश्तों से जुड़ी हुई। जी हां, आज पीएम मोदी से मिलेंगी शेख हसीना। आज द्विपक्षीय बैठक में होंगे कई समझौते। दिल्ली दौरे पर हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। और 2 दिन के भारत दौरे पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आ चुकी हैं। शेख हसीना ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बीती शाम मुलाकात भी की है। ये दौरा बहुत ज्यादा अहम है और मोदी 3.0 की शुरुआत के बाद पहली बार कोई राष्ट्राध्यक्ष इस तरह के दौरे पर आया है। वहीं पीएम मोदी ने बांग्लादेश से रिश्तों को हमेशा से खास अहमियत दी है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ पीएम मोदी के रिश्ते काफी मधुर रहे। इस बार भी मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शेख हसीना शामिल हुई थी। वहीं पिछले साल भी G20 सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। अतिथि के रूप में आमंत्रित 9 देशों में से बांग्लादेश एकमात्र दक्षिण एशियाई देश था। बांग्लादेश भारत की नेवर फर्स्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है और एक बार फिर से दोनों नेता साथ बैठ रहे हैं दोनों देशों के बीच की साझेदारी को मजबूत करने के लिए। और अब आपको आगे समझाएंगे बिग बॉल के जरिए कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत का जो दौरा है कूटनीतिक, सामरिक और व्यापारिक तौर पर कितना ज्यादा अहम हो जाता है और भारत के लिए भी यह दौरा बहुत ज्यादा अहम है। बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आ रही है और वो फटाफट आपको बता दें भारत के लिए दौरा कितना अहम है। मोदी 3.0 में पहला राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली दौरे पर है जिसमें शेख हसीना आ चुकी है। शेख हसीना की 15 दिन में यह दूसरी भारत यात्रा है। 9 तारीख को जो शपथ ग्रहण हुआ था उसमें भी शेख हसीना शामिल
शामिल हुई थी। रवि, बिल्कुल, देखिए सामरिक तौर पर बांग्लादेश बहुत ही अहम है भारत के लिए, और बांग्लादेश में चीन की चालबाजी नाकाम होगी, क्योंकि चीन भी लगातार बांग्लादेश का इस्तेमाल करने की फिराक में रहता है। चीन जाने से पहले भारत दौरे के क्या मायने हैं, यह भी आप समझिए। जहां साउथ एशिया में भारत का बड़ा ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश, इस लिहाज से भी यह दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब जब वो यहां पर आई हैं तो पहले उन्होंने विदेश मंत्री से मुलाकात की, और आज संभावना यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो मुलाकात करेंगी। भारत और बांग्लादेश का एजेंडा क्या है, जरा इसको भी समझिए। तीस्ता जल समझौते पर बातचीत और सीमा पर संपर्क बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। म्यांमार में सुरक्षा स्थिति पर भी चर्चा होगी। जहां बिल्कुल आर्थिक व्यापारिक मुद्दे पर बातचीत और कारोबार पर सहमति बनाने की कोशिश इस मुलाकात के दौरान होगी। साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच सहमति बनने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अब मुंबई से बड़ी खबर। जी हां, मुंबई कांग्रेस का आरोप है अटल सेतु में दरारें आई। जी हां, MMRDA के प्रोजेक्ट हेड का आरोपों से इनकार। 3 जगहों पर मामूली दरार, यह कहना है प्रोजेक्ट हेड का। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा है अटल सेतु पर कोई दरार नहीं, ना ही कोई खतरा। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कल अटल सेतु का दौरा किया था और सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आम्ही जनतेसाठी काम करतोय असं हे सरकार दाखवत असताना त्याच्यामध्ये बँकेचं कर्ज घेऊन हा सगळा पैसा उभारला जातो, राज्याच्या प्रॉपर्ट्या जनतेच्या गहाण ठेवल्या जातात आणि त्याच्या मागे भ्रष्टाचार हाच त्यांच्या मागचा उद्देश आहे, विकास नाही। यांना स्वतःची घरं भरायची आहे या सरकारला, असा उद्देश आहे। पण लोकांच्या जीविताशी खेळायचा याला कोणी अधिकार दिलेला आहे, अशा पद्धतीचं चित्र आहे। आणि म्हणून मी आज तुम्हाला या सरकारचा एक भ्रष्टाचाराचा एक छोटासा पुरावा। और परियोजना से जुड़ी नोडल एजेंसी MMRDA ने दावा किया है कि ये दरारें पुल में नहीं बल्कि सर्विस रोड की हैं, जिसे ठीक किया जा रहा है। नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दीज आर द माइनर क्रैक्स, और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इनका शाम तक ये रिपेयर हो जाएगा, और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है, एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जा रहा है। और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन हुए अभी 6 महीने ही हुए थे कि पुल में दरारें आ गई हैं। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अटल सेतु में दरार और प्रोजेक्ट हेड का दावा क्या है वो आपको बता दें। देखिए, प्रोजेक्ट हेड का दावा यह है कि 18,000 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था, यह इसकी खासियत है। और इसके अलावा अफवाह फैलाई गई, ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। और पुल की जो लंबाई है वो लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा ये अटल सेतु बनाया गया है। और इसमें दावा यह भी किया जा रहा अथॉरिटी की तरफ से कि दरारें बहुत मामूली हैं। खासियत क्या अटल पुल की, तो 6 लेन वाला अटल सेतु है, जिसको लेकर अब ये नए आरोप लगे हैं। यह भी दावा किया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से कि तीन छोटी छोटी दरारें हैं। आपको बता दें कि अटल सेतु समुद्र के ऊपर 16.5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करता है। और अब एजेंडा फुल एंड फाइनल की बात दिल्ली की जल त्रासदी से जुड़ी हुई। जी हां, बड़ी खबर है। आतिशी के अनशन का आज दूसरा दिन है। जल मंत्री आतिशी का हरियाणा पर आरोप है, दिल्ली का हक नहीं दे रहा है हरियाणा, यह कह रहा है आतिशी का। जब तक पानी नहीं तब तक अनशन, आतिशी ने यह घोषणा की। पानी सत्याग्रह, आतिशी का अनशन। पानी सत्याग्रह, आतिशी का अनिश्चितकालीन अनशन है ये। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में जब तक ये बैठी हैं तब तक हम लोगों को इनका साथ देना है। और हरियाणा से 100 MGD पानी जो और भी आज कम कर दिया उन्होंने, वो पानी हमको अपने हक का पानी, अपने अधिकार का पानी हमको वापस उनसे लेना है। किसी भी टाइम इस समय बारिश होगी और पानी सड़कों पे और नदियों में भर जाएगा। उस समय भी जब इतना पानी भरा हुआ है तो दोष पानी पहुंचाने वाले की है, दोष पानी बेचने वाले की है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इतना पानी है, इतनी व्यवस्था अभी भी इसी जर्जर पाइपों से भी खाली वाटर टैंकर माफियाओं को
रोक लगा करके और ये पानी घर घर आराम से पहुंच सकता है। और अब आगे बुलेटिन में बात सीएनजी की कीमतों में आए उछाल की। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में सीएनजी अब 75 रुपए 9 पैसे प्रति किलो मिलेगी। नोएडा, गाजियाबाद में भी सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए का इजाफा किया गया है। कई दूसरे शहरों में भी सीएनजी की कीमतों को बढ़ा दिया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतें बढ़ने से आम लोगों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। कैसे सीएनजी की कीमत बढ़ने से आम लोगों की जेब पर इसका असर पड़ने वाला, आइए बिग वॉल के माध्यम से इसको समझते हैं। सीएनजी की कीमत बढ़ने से असर है ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ सकता है, पहली बात, और बसों के किराए में भी बढ़ोतरी संभव है। जी बिल्कुल, और महंगाई का डबल डोज पहले से जनता झेल रही है। इस बीच ट्रक से माल ढुलाई का खर्चा भी बढ़ जाएगा और गुड्स की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ने के पूरे आसार सीएनजी की कीमतों के बढ़ने के बाद नजर आ रहे हैं। सीएनजी वाहनों की मांग पर असर भी संभव है, क्योंकि सस्ता ईंधन होने की वजह से सीएनजी की डिमांड ज्यादा रहती थी, लेकिन अब सीएनजी महंगा हो रहा है तो उस पर भी असर पड़ सकता है।